हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असिस्टिक दुनिया। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ पार्ट्स पढ़े, वैसे आज भी हम नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर का एक ही टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगले टॉपिक में हम थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा शॉर्ट होने वाला, उतना लेंथी नहीं होगा टॉपिक पिछले वाले की तरह। तो शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये हमने पढ़ा था। हमने द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया क्या था और उसका मेजर्स ऑफ प्रैक्टिस क्या थी। आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये था 1830 से 1848 के पीरियड में। रेवोल्यूशन जो होते हैं यूरोप के अंदर जो रेवोल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका मोटिव क्या था, उनका आउटकम क्या था। जुलाई रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ ग्रीस रेवोल्यूशन, ब्रसल्स में कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था, और जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से क्या जुड़ा हुआ था, रोल ऑफ वुमेन क्या था, और लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स कैसे दोस्त बन गए थे बीच में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम ये तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे। मेकिंग ऑफ जर्मनी, विजुलाइजिंग अ नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, मतलब 3 वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला वीडियो हम इन तीनों पे बनाएंगे। ये 3 उतने बड़े टॉपिक नहीं हैं। हाँ, जर्मनी और इटली का है, इसके साथ मैं आपको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी बताऊँगा। जहाँ तक मैंने अभी आपका सिलेबस पढ़ा उसमें मुझे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन तो नहीं मिला है, लेकिन तो भी मैं उसको पढ़ाऊँगा। अगर मुझसे पढ़ने में भूल चुकोगे हो तो भी मैं पढ़ा दूँगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि बहुत मेजर्स ऑफ प्रैक्टिस क्या थी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसकी मेजर्स ऑफ प्रैक्टिस क्या थी, क्या क्या उन्होंने अडॉप्ट किया था। जब 1789 का रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था, जब वो 1797-8 में जाके ख़त्म हुआ था, तो जब तक नेपोलियन 1799 में नहीं आया था उससे एक दो साल उसमें उन लोग ने क्या क्या मेजर्स एंड प्रैक्टिस ली, ये सब हमने पढ़ा। फिर जब नेपोलियन आता है, नेपोलियनिक कोड क्या होता है, उसके गुड या बैड पॉइंट्स क्या होते हैं, वो सब भी हमने पढ़ा। फिर हम लोग ने ये पढ़ा कि नेशनलिज्म इन यूरोप में कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड होता है, कैसे न्यू क्लास वर्सेस ओल्ड क्लास होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म की 2 मीनिंग, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरियन के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में पढ़ा। इसके बाद क्या हुआ था, कौन सी ट्रीटीज़ में साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ वियना 1858 में, जिसको कांग्रेस ऑफ वियना भी हम लोग कहते हैं, तो हमने पढ़ा था। और लिबरल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि यंग इटली, यंग यूरोप, सीक्रेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हमने पढ़ा। मजीनी के बारे में हमने पढ़ा, उसके विज़न के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एज ऑफ रेवोल्यूशन से। एज ऑफ रेवोल्यूशन जो था ये 1830 से 1848 का वो समय था जब पूरे यूरोप में, जैसे कि जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, तो जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे वो पूरे यूरोप की पावर, देखिए नेपोलियन जो था जब वो फ्रांस पे आक्रमण किया था, जब उसने फ्रांस पे कब्जा किया था, तो ये नहीं कि वो फ्रांस तक सीमित था, उसने फ्रांस से बाहर भी और सारे देशों पे कब्जा करना शुरू किया था। इसमें इटली भी था, इसमें जर्मनी भी था, इसमें नेदरलैंड्स भी था, इसमें बहुत सारे देशों पे ऐसे ऐसे, ऑस्ट्रिया, इन सब पे ऐसे थोड़ा थोड़ा कब्जा करना शुरू किया। तभी तो इन सब ने एक साथ इस पे हमला किया था, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने, ताकि ये उनके देशों को और नुकसान ना पहुँचाए। तो जब ये हुआ तो उसके बाद ऑटोक्रेटिक रूलर था। तो ऑटोक्रेटिक क्या कि बाप का, दादा का, उसके बेटे का वही राजा, ये सब बनेंगे, यानी एक तरह से कंजर्वेटिव लोग ने वापस अपने अंदर सारी पावर ले ली। अब इसी में क्या हुआ, जो लिबरल थे और जो नेशनलिस्ट फीलिंग के लोग थे, जो कि रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे, वो लोग नई नई फोर्सेस बनाने लगे। क्या थे, जो लिबरल्स थे और जो नेशनलिस्ट लोग थे, यानी जो नेशनलिज्म की फीलिंग में, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, और जो लिबरल्स थे जो फ्रीडम चाहते थे, वो सब रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट होने लगे। मतलब वो सब रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट, इसका मतलब है कि वो सब अपनी नई नई फोर्स क्रिएट करने लगे, ऑटोक्रेटिक रूलर्स के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने लगे, और ये सब पूरे यूरोप में होने लगा। तो जब 1830s का जब सेकेंड हाफ आता है, मतलब जब 1830s का दौर चल रहा था, उसका जो दूसरा हाफ होता है, जो फ्रांस होता है,
बेल्जियम के पार्ट्स कुछ होते हैं, जो जर्मनी होता है, इटली होता है, और जो ऑटोमन एम्पायर के कुछ प्रोविंसेस होते हैं, आयरलैंड और पोलैंड जो ब्रिटेन का यानी वो होता है हिस्सा, वो सब इस रेवोल्यूशन को, ये रेवोल्यूशन वहाँ पे ऐसे बढ़ने लगा। जैसे जर्मनी आप देख रहे हैं, इटली और ऑटोमन एम्पायर में, पोलैंड में, आयरलैंड पे, इन जगह पे ये रेवोल्यूशन जैसे आगे बढ़ने लगते हैं। ये जो रेवोल्यूशन थे, ये पहले के रेवोल्यूशंस जैसे नहीं थे। पहले के रेवोल्यूशंस कौन से थे? जहाँ पे मिलिट्री ग्रुप्स इन्वॉल्व होते थे। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था या कोई और रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में, आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि वहाँ की आर्मी का भी बहुत सपोर्ट था वहाँ के रेवोल्यूशनरीज़ को। आर्मी भी रेवोल्यूशंस करती थी ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे ये रेवोल्यूशन सिर्फ लिबरल, नेशनलिस्ट, वेल्दी मिडिल क्लास, जो कि प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, और या जो कमर्शियल मिडिल क्लास के पीपल्स थे, उन सब के द्वारा किया गया था। कौन कौन था इसमें, एक बार रिपीट करिए। प्रोफेसर्स थे इसमें, और कौन कौन था इसमें? टीचर्स थे इसमें, और कौन कौन था इसमें? वेल्दी मिडिल क्लास था। वेल्दी मिडिल क्लास जिनकी एकदम स्टेबल थी, यानी जो अपना घर चला लेते थे। ये नहीं एकदम गरीब इंसान उठ के आ रहा बोला नहीं हम भी रेवोल्यूशन करेंगे, तो ऐसा नहीं था। अब ये देखिए, ये मैप आप देखिए। अब ये आप लोग सोचेंगे ये मैप कहाँ का? तो ये मैप है जो कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का हुआ था, उसके बाद का ये मैप है। 1815 के बाद का देखिए मैप है, जब ब्रैक कंट्रीज ने नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट किया था। तो ये देखिए फ्रांस को एकदम देखिए फ्रांस को कितना छोटा कर दिया गया था। फ्रांस से बहुत सारी टेरिटरीज ले ली गई थी। ये देखिए, ये रहा फ्रांस, ठीक है। वरना फ्रांस तो नेपोलियन वाले में बहुत बड़ा था। लेकिन ये देखिए अब उधर, ये देखिए आप क्या देख रहे हैं इधर, ये देखिए ये पीडबॉन नाम का एक रूलर आ गया। ये देखिए सार्डिनिया। अभी जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ये देखिए प्रशिया, पोलैंड, और ये ऑस्ट्रियन अम्पायर देखिए कितना बड़ा था। उस साम्राज्य का ऑस्ट्रिया और तब का ऑस्ट्रियन अम्पायर देखिए कितना फ़र्क है। और ये देखिए ऑटोमन अम्पायर, पूरा मेडिटेरियन सी पे इनका दबदबा था। मेडिटेरियन सी पे भी कह सकते हैं, ब्लैक सी, लेकिन ब्लैक सी पे इतने नहीं, क्योंकि उधर उस तरफ देखिए रशियन अम्पायर भी था, और उधर ऑटोमन और रशियन अम्पायर ज़्यादा वेल डेवलप था ये तो। और ये देखिए आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, और ये है नीदरलैंड्स, डेनमार्क। दिख रहा होगा आप लोगों को। एक बार हटा देता हूँ, फिर से एक बार वो कर देता हूँ। ये देखिए, ये रहा फ्रांस, ये रहा इटली, पहले का इटली, ये रहा इटली, ये रहा ऑटोमन अम्पायर, ये रहा ऑस्ट्रिया, ये रहा प्रशिया, ये रहा ब्रिटेन, और ये रहा नीदरलैंड्स। अभी इसकी बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। तो जब ये रेवोल्यूशन होता है, तो एक जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 होता है। कहाँ पे? फ्रांस में 1831 में जुलाई में एक रेवोल्यूशन होता है, जिसको हम जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या था, याद करिए, फिर से पीछे जाइए। जब कांग्रेस ऑफ वियना 1815 ट्रीटी ऑफ वियना 1815 होती है, मतलब जब ब्रैक कंट्रीज नेपोलियन को हराते हैं, तो जो बर्बन डायनेस्टी आपको याद होगा, जब 1789 में रेवोल्यूशन होता है, लुइस फिलिप नहीं, कौन था, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, जो बर्बन डायनेस्टी थी, बाद में नाम बताता हूँ, जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसको ओवरथ्रो कर दिया गया था उस रेवोल्यूशन के बाद, उसको लुइस 16 उसका नाम था, लुइस 16, जिसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था 1789 के रेवोल्यूशन के बाद। उसकी डायनेस्टी का जो नाम था वो था बर्बन डायनेस्टी, तो उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही जब ब्रैक कंट्रीज जीतती हैं, वो उस डायनेस्टी को वापस से रीस्टोर कर देती, वो वापस से फ्रांस पे रूल करने लगती। बट किसके अंदर? प्रैप कंट्रीज़ के अंदर। पहले वो इंडिपेंडेंट थी, लेकिन अब इस बार वो प्रैप कंट्रीज़ के अंडर ही सही, लेकिन पूरे फ्रांस पे फिर से रूल करने लगती हैं। लेकिन अब क्या होता है, जुलाई रेवोल्यूशन होता है। अब इस रेवोल्यूशन में क्या होता है, जो लिबरल होते हैं वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को अपोज करना शुरू करते हैं। जो लिबरल होते हैं, जो लिबरल्स होते हैं, जो रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं, वो अपोज करते हैं इस बर्बन फैमिली के
रूल को। तो अब इससे क्या होता है, जब ज़्यादा होने लगता है तो इन सबको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अरब कंट्रीज़ के द्वारा, लिबरल्स के द्वारा ही इनको खदेड़ दिया जाता है। इन्हीं के देश से इनको खदेड़, यानी आप सोचिए कि एक राजा है, उसके लोग ही उसको उसके देश से खदेड़ रहे हैं, उसकी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है। ये पावर थी लिबरल्स की उस समय। अब इसका आउटकम क्या होता है? इसका आउटकम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाया जाता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है एक ऐसी मोनार्की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े। अच्छा ये बताइए, एक राजा कभी भी, जो पहले के राजा होते थे, जैसे कि मान लीजिए आप सपोज करिए आप राजा हैं, तो आप कभी भी कोई भी रूल बदल सकते हैं, आप कभी कोई भी फैसला ले सकते हैं, आप रूल बदल सकते हैं, आपके ऊपर सब है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है आपके राज्य में, तो उसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। अगर आपको उसको बदलना है तो आपको इलेक्टेड मेंबर्स को बुलाना होगा, वोटिंग करानी होगी, सब करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, बस डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव होते हैं अपने किंग, मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को किंग कह सकते हैं तरीके से, उसको चुनने के लिए। बट इधर वो नहीं होगा, इधर चुनाव नहीं होंगे। तो वही था ल्यूइस फिलिप को, फिर इसीलिए वहाँ का राजा बनाया जाता है। इसको लिबरल किंग कहा जाता है। ये था एक लिबरल किंग। कौन सा किंग था ये? एक लिबरल किंग था। लिबरल मतलब ये फ्रीडम की भावना में विश्वास रखता था कि हर इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए। ये एक लिबरल टाइप का किंग था। अब आगे बढ़ते। अब जैसे जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो ड्यूक मेटरनिच का आप नाम सुनेंगे, ड्यूक मेटरनिच का। तो एक बार कांग्रेस ऑफ वियना जब 1815 में हुई थी, तो ये वहाँ पे था। तो इसने वहाँ पे एकदम उसमें कहा था कि अगर व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अब इसका मतलब क्या था कि अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है, मतलब अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, तो जो अदर कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वो भी अपनी रिस्पेक्टिव कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के खिलाफ रेवोल्यूशन करेंगी। ये उसने कहा था और यही हुआ। जब फ्रांस में जुलाई का रेवोल्यूशन होता है, जब जुलाई रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, तो उसके बाद क्या होता है, ब्रसल्स में और ग्रीक में इंडिपेंडेंस की वॉर शुरू हो जाती है। ग्रीक में तो 1821 से शुरू थी इंडिपेंडेंस की वॉर, बट जुलाई रेवोल्यूशन के बाद उसको जैसे पीछे से सपोर्ट मिल गया हो, किसका? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो क्या हुआ, जो ब्रसल्स था, यानी बेल्जियम, ब्रसल्स तो बेल्जियम का एक हिस्सा है। तो ब्रसल्स में इतना रेवोल्यूशन हुआ लिबरल्स द्वारा कि जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन है और उस समय था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, उससे बेल्जियम अलग हो गया। बेल्जियम आप देखेंगे इस मैप में बेल्जियम नहीं है, ये देखिए इधर कहाँ बेल्जियम है, ये है, ये देखिए ये है पूरा नेदरलैंड्स का। और अभी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे पावर शेयरिंग, तो बेल्जियम इधर ही है। तो इसी से टूट के बेल्जियम अलग हो गया था। इतना फ़र्क पड़ा था जुलाई रेवोल्यूशन का। अब एक तो ये ब्रसल्स में हो गया। अब दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था ग्रीक में। ग्रीस किया था, ग्रीस में हुआ था, इसको ग्रीक वार ऑफ ग्रीस था ऑटोमन एम्पायर के अंदर। 1821 से यहाँ पे रेवोल्यूशन चल रहा था, लेकिन जैसे ही जुलाई रेवोल्यूशन होता है 1830 का, 1821 से यहाँ पे रेवोल्यूशन चल रहा था ग्रीस में। लेकिन जैसे ही रेवोल्यूशन होता है जुलाई 1821, जैसे जुलाई रेवोल्यूशन 1830 का फ्रांस में, उसके बाद यहाँ पे और लोगों में नेशनलिस्ट भावना उत्पन्न होना शुरू थी कि भाई अगर और देश कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं। अब जब लोगों के बीच भावना जुड़ रही है तो यूरोपियन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे कि फ्रांस हो गई और प्रशिया हो गई, क्योंकि प्रशिया उस समय यूनिफाई करना चाहता पूरी जर्मनी को, तो वो भी प्रशिया भी, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या कर रहे थे, ये उनको सपोर्ट कर रहे थे ग्रीस को, ताकि वो अलग हो जाए। वो किससे अलग हो जाए? ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाए। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तीसरा रोल होता है पोएट्स का। पोएट्स का क्या रोल था? नेशनलिस्ट भावना जो जगी लोगों में, वो कैसे जगी?
अब ऐसा तो है नहीं, कोई पाउडर लाया उन्होंने, क्या कोई नमक लाया, उसको सूंघा, उनके अंदर नेशनलिस्ट भावना उत्पन्न हो गई। अब जैसे वंदे मातरम आप सुनते हैं तो आपके अंदर एक देश के प्रति जागरूक या देश के प्रति कर्तव्य पूर्ण की भावना नहीं, आपका कोई कर्तव्य है देश के प्रति, उसकी उत्पत्ति होती है कि नहीं जब आप वंदे मातरम या नेशनल एंथम सुनते हैं इस देश की। तो वैसे ही वहाँ के जितने भी कवि थे उनमें एक बहुत प्रचलित नाम है लॉर्ड बायरन। उन्होंने इतना वो बनाया, इतनी नेशनलिस्ट भावनाएं अपने पोयम से जगाई वहाँ पे कि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग और आने लगी। जब और नेशनलिस्ट फीलिंग तो और लोग जुड़ने लगे तो और सपोर्ट आने लगा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का। इसमें जैसे अमेरिका ने भी हेल्प की थी इनकी, इधर लिखा नहीं लेकिन अमेरिका आप लिख लीजिए कि अमेरिका ने भी हेल्प की थी थोड़ी बहुत इनकी, क्योंकि ये सब वेल्दी कंट्री थी ना उस समय, तो इनको क्या फ़र्क पड़ता, इनकी इकोनॉमी तो स्टेबल थी, तो इसलिए अमेरिका ने भी हेल्प की। अब जब ये सब होने लगा तो वहाँ पे भी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 साइन की जाती है और रिकॉग्नाइज कर जाती है कि ग्रीस अब से एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ग्रीक आज से एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया जाता है, अब से वो ऑटोमन एम्पायर में नहीं है। कितना बड़ा आउटकम था जुलाई रेवोल्यूशन का कि फ्रांस तो खुद इंडिपेंडेंट हुआ, साथ ही साथ दो और देश ग्रीस और बेल्जियम, ये दो भी अलग हो गए। अब बात आती है नेशनलिस्ट फीलिंग की, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम नमक सूंघने से तो जगता नहीं है कि आपने नमक सूंघा राष्ट्र के प्रति, तो नमक सूंघा तो राष्ट्र के प्रति प्रेम जागरूक हो गया। तो कैसे जागरूक होता है, ये नहीं कि हमारे देश की आर्मी का, देखो हमारे देश की आर्मी का कभी कब्जा, अभी देखिए इंडियन आर्मी कल को पाकिस्तान में ऐसे बम फोड़ दे 3-4, तो अपने अंदर होगा अरे फोड़ो बम, काहे फोड़ो, परमाणु बम फोड़ दो 2-3 ऐसे उठा के, इतनी वो हो जाती है अंदर जोश में। लेकिन वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही नहीं मदद करते किसी भी इंसान के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए। वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कल्चर भी एक बहुत बड़ा वो रहता है जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने में हेल्प करता है। कल्चर कैसे, अब जैसे आपको पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनाई जाए कल को और बोला जाए कि इसी पाकिस्तान के जैसे पृथ्वीराज चौहान मरा था, उनकी कहानी आपको सुनाई जाए, आपको 100 लोग दिए जाए, आप उनके पास सबके पास बना जाके फोड़ के नहीं आ जाएंगे पाकिस्तान को। आपको पोयम सुनाई जाए किसकी, महात्मा गांधी की, कैसे वो आगे बढ़े, तो आपको ब्रिटेन पे गुस्सा नहीं आएगा। आपको आपकी भाषा के बारे में, उसकी पौराणिकता के बारे में बताया जाए कितनी पुरानी भाषा है, आपको फोक टेल्स बताई जाए, तो क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको लगेगा कि हम सबका कल्चर एक है और इसी से यूनिटी आपकी, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैसे महात्मा गांधी ने लाई, भी आप आगे बढ़ेंगे। खिलाफत इशू हुआ, महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक अपॉर्चुनिटी माना और हिंदू मुस्लिम यूनिटी कराई। उसमें दिमाग देखिए महात्मा गांधी का कि जैसे ही खिलाफत इशू हुआ उन्होंने सोचा कि देखिए हम लोगों को कल्चर के बारे में बताएंगे, हम उनको लैंग्वेज, उनकी फोक टेल्स बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, पोएम बताएंगे और उनके बीच यूनिटी जगाएंगे कि जो ब्रिटिश मुस्लिम्स के साथ करें वही ब्रिटिश हिंदू के साथ करें, वो कोई भेदभाव नहीं करते, टॉर्चर करते थे, जो कि उस समय तक किसी को पता नहीं था। सबको लगता था नहीं भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, या मुस्लिम सोचते थे नहीं सही वो उन्हीं के साथ हो रहा है हिंदुओं के साथ, तो हम क्यों बोल रहे हैं। हिंदू सोचते थे कि हमारे साथ हो रहा है, मुस्लिम हमारी मदद नहीं कर रहे, तो कल को उनके साथ होगा तो हम उनकी मदद नहीं करेंगे, तो ऐसा होता था। तो अब जब ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। अब ये वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं है जो वरुण धवन की फिल्मों में आप देखते हैं, ये अलग रोमांटिसिज्म है, ये थोड़ा हट के रोमांटिसिज्म है। ये क्या है, ये कल्चरल मूवमेंट होते हैं। व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म, गलत सोच में ना जाइए। रोमांटिसिज्म होता है कल्चरल मूवमेंट, ये एक ऐसे कल्चरल मूवमेंट होते हैं जो कि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग लाते हैं, लव की फीलिंग नहीं आता, नेशनलिस्ट फीलिंग लाते हैं, ठीक है। तो फ़ोन पे बात करने में तो लग जाइएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, क्या ये बात की है। तो हाँ, तो रोमांटिसिज्म का मतलब यही होता ही है। क्या होता है रोमांटिसिज्म का मतलब, ये कल्चरल मूवमेंट है विच एम सॉट टू डेवलप नेशनलिस्ट फीलिंग इन अ सिटीज़न। ये कल्चरल मूवमेंट जो कि एम करता है कि नेशनलिस्ट फीलिंग कैसी जगाई जाए एक नागरिक के अंदर। अब रोमांटिक आर्टिस्ट
रोमांटिक आर्टिस्ट का मतलब है कि जो लोग फोक टेल्स या फोक लोर लिखते हैं। फोक लोर मतलब आपके कल्चर से जुड़ी हुई कविताएं, आपके कल्चर से जुड़ी हुई कविताएं को हम फोक लोर कहते हैं। कल्चर से जैसे कि महाराणा प्रताप से बहुत अच्छी जुड़ी हुई कविता है कि मारो मेवाड़ी सरदार वाली जो कविता है वो भी एक फोक लोर है राजस्थानियों के लिए। फोक टेल्स महाराणा प्रताप की कहानी को फोक टेल्स हम बोलेंगे। अब इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है जॉन गॉटलिब हर्डर। जॉन गॉटलिब हर्डर, अब ये कौन थे जर्मन फिलोसफर जो कि बिलीव करते थे कि जर्मन कल्चर जो है यानी जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो वहाँ के आम लोगों के अंदर ही मिलेगा। क्या जिसको हम कहते हैं दास बुक देखिए लिखा हुआ है कि जो कल्चर है वो किसी भी देश का जो ट्रू कल्चर है वो आपको उन्हीं के देश के लोगों के अंदर आपको मिलेगा, चाहे वो दिखाए नहीं लेकिन उनके अंदर वो कल्चर आपको ज़रूर मिलेगा। मेरी बुआ की शादी में जरूर आना, वैसे वो कल्चर उन लोगों के अंदर ज़रूर मिलेगा। अब इसी बीच एक टर्म आती है वोक जीस्ट। इसका मतलब क्या होता है? वोक जीस्ट मतलब होता है ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, अपने नेशन के प्रति लगाव। वोक जीस्ट मतलब होता है अपने नेशन के प्रति आपकी प्राथमिकता कितनी है, उसको हम वोक जीस्ट कहते हैं। तो ये रोमांटिसिज्म, रोमांटिक आर्टिस्ट मतलब अगर आप दूसरे मीनिंग में जाके ना सोचा हो तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा, एक और बार समझा दूँगा मैं। जब पिछली बार समझ में बता दीजिएगा तो जब अगला वीडियो बनाऊँगा तो आप अच्छे से आपको उसमें समझा दूँगा। अब सब चल रहा होता है 1830 पूरा रेवोल्यूशन आए, उसको मारो उसको पीटो, जो भी दिख जाए कंजर्वेटिव उसको घेर के, अकेले नहीं पीटे थे लीडर्स, उसको घेर के पीटते थे, पता नहीं क्या मज़ा आता था। वो एक अकेला कंजर्वेटिव है, इधर 5 आ जाएंगे, उधर 5 है तो इधर 100 को बुला लेंगे उन 5 को पीटने के लिए, पता नहीं उनको पीटने में क्या मज़ा आती थी। आप देखिए इतनी मारम पिट्टी चल रही है तो कुछ तो होगा देश में, कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे इस समय इस देश में हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है इस देश में इस समय, इकोनॉमिक हार्डशिप आ रही है। तो 1830 का जो ईयर था वो था इकोनॉमिक हार्डशिप का, किसके लिए? पूरे के पूरे यूरोप के लिए, एक देश के लिए नहीं, पूरे यूरोप के लिए। अब क्यों ऐसा हो रहा था? देखिए इकोनॉमिक हार्डशिप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती है। सबसे पहला कारण जो होता है देश की अर्थव्यवस्था का बिगड़ने का वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। उसी समय सूखा पड़ना है, अब सूखा पड़ा है तो क्या होगा? फूड ग्रेन्स के प्राइस हाई होंगे। अब लोगों का मौलिक अधिकार उसी में आ जाता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे होने वाला कुछ नहीं है, जिससे कल को खेती वो नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो नुकसान उन्हीं का, लेकिन वो करेंगे, उनका मौलिक अधिकार है। सरकार को तो जब फ़र्क नहीं पड़ना तो क्या ही करे उसमें। अब ये सब तो पढ़ा दिया जाता है आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, ड्रॉट हुआ था, फूड ग्रेन्स आई। अब सब हुए कैसे था अनएम्प्लॉयमेंट ये सब? तो उस समय क्या था कि पूरे यूरोप में पॉपुलेशन जो थी वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी कि जो लोग थे गाँव में, जो लोग रहते थे वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करने लगे। तो जैसे भाई सिटीज़ की तरफ क्यों माइग्रेट? अच्छा आज का युवा कोई अगर गांव में पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, वो शहर क्यों आएगा? एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा, क्योंकि गांव में खेती के अलावा इस समय फैक्ट्रीज और खेती के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। और फैक्ट्री से भी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और नेशन में तो क्या है, गाँव में बहुत चीज़ें हैं लेकिन इंडिया में उतनी नहीं है इस समय। जो बात सही है वो सही है, इंडिया में तो गांव में सिर्फ खेती एक एम्प्लॉयमेंट है और कुछ है नहीं, या तो दुकान अपना खोल दो रेडी के बगल, रोड के बगल। तो जब वो लोग माइग्रेट करने लगे सिटीज़ से तो उसमें क्या हुआ, इधर ना ध्यान दीजिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। सिटीज़ उससे जब वो माइग्रेट करने लगे जॉब्स के सर्च में, तो सिटीज़ में क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की। देखिए एक फैक्ट्री है जहाँ पे 150 लोगों की ज़रूरत है, यानी 150 रुपया देगा 150 लोगों को हर एक दिन का, तो वो 200 लोग को नहीं ला रखेंगे ना,
एक फैक्ट्री 150 को रख सकती उसने रखा, एक ने 200 को रख सकती उसने रखा। अच्छा, यूरोप में, पूरे यूरोप में इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कितने लोगों को रोज़गार चाहिए होगा फैमिली का पालन पोषण करने के लिए? तो कितने लोग को रोज़गार देती है फैक्ट्री? एक लिमिट होती है ना कंपनी की, और उस समय तक एक लिमिट होती है कंपनी की। उस समय तो कोई सरकारी नौकरी थी नहीं पूरे यूरोप में, क्योंकि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ही नहीं उस समय, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी नहीं। अब आप बोलोगे सर जो लुईस फिलिप था ये सब था, अगर इतनी अच्छी गवर्नमेंट होती तो क्या इकोनॉमिक हार्डशिप देखनी पड़ती? नहीं देखनी पड़ती। तो क्या हुआ कि अब चौथा कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड जो था, मिड 18th सेंचुरी से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना तेज बढ़ा कि उसने मशीनें डेवलप करना शुरू कर दी। अब मशीनें डेवलप करने लगी। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तुम पढ़ोगे ज्योग्राफी में, एक होता है जूट और एक होता है सिंथेटिक जूट। तो इंग्लैंड सिंथेटिक जूट बनाने लगा, और इधर इस तरफ ईस्ट यूरोप में जो छोटे छोटे ट्रेडर्स थे ये सब जूट बनाते थे। अब सिंथेटिक जूट क्या था, गवर्नमेंट को सस्ता पड़ता था, चीप प्राइस था, तो वो ज़्यादा अडॉप्ट होने लगा। तो अब क्या हुआ, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने स्टिफ कंपटीशन फेस करने लगे। तो क्या हुआ फिर से प्रॉब्लम बढ़ने लगी। और ये सिर्फ पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये सब था सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये इतना था क्योंकि मशीन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मशीन यूज़ होती है, तो वहाँ पे था। फिर पीजेंट को, जो पीजेंट्स थे, ड्रॉट पड़ा। जब ड्रॉट पड़ा तो पुअर ग्रेन हार्वेस्ट हुई। तो जो पोटैटो क्रॉप जो थी उसके अंदर क्या हुआ, उससे एक सीरियस डिजीज़ फैलने लगी पूरे यूरोप में। पोटैटो क्रॉप से सीरियस डिजीज़ फैलने लगी, और 1830s में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई पूरे यूरोप में कि वहाँ के लोगों के पास न खाने को है, न कुछ करने को है, न रहने को है, न जीने को है, और किंग अपना आराम से ज़िंदगी जी रहा है। अब इससे कुछ तो सिनेरियो बनेगा ही, जिस देश में नहीं बनता। 1848 में इस सब को देखते हुए जो फ्रांस का, यूरोप का नहीं तो फ्रांस का राजा था। कौन था राजा फ्रांस का? अब इतनी देर से सुन रहे हो, लुईस फिलिप, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से बनाया गया था, वो भाग गया। विजय माल्या निकला, भाग गया देश छोड़ के। लुईस फिलिप नाम की आज आप लोग शर्ट पहनते हैं, वही भगोड़ा था वो। तो अब क्या हुआ, जब वो भाग गया तो अब कुछ तो करना था, देश को रूल कैसे करते जो तो फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। मतलब अब ये किसी किंग के अंदर नहीं है, मतलब अब ये रिपब्लिक है, वोटिंग होगी, लोग सदस्य जोड़ेंगे, वो सब होगा। अब जैसे ही नेशनल असेंबली, इतने पढ़े लिखे लोग थे यूरोप के कि जैसे ही नेशनल असेंबली रिपब्लिक होती, सबसे पहला काम सबको 21 से ज़्यादा, 21 और उससे बड़े जितने भी लोग थे, 21 साल से बड़े या 21 साल के, उनको अडल्ट सफरेज देने लगी, मतलब राइट टू वोट। सारे जितने सफरेज होते हैं, जो कि यहाँ पे 18+ से मिलते हैं इंडिया में, वहाँ पे उस समय 21+ से कर दिए गए थे, 21+ से। ये पहला वहाँ की नेशनल असेंबली द्वारा कितनी जल्दी इन लोगों ने काम किया। फिर नेशनल असेंबली ने एक रूल बनाया कि हर इंसान का मौलिक अधिकार है काम करना, तो उन्होंने राइट टू वर्क को भी ग्रांटेड कर दी। मतलब हर इंसान काम करेगा, कुछ करेगा, लेकिन वो करेगा, वो सरकार के जिम्मे, लेकिन हम उसको काम दें। कितनी जल्दी। और फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने वर्कशॉप से, उन्होंने इधर ये नहीं कह सकते कि हम कि बहुत अच्छे से उन्होंने कवर कर लिया, लेकिन जो लुईस फिलिप नहीं कर पाया था, वो इस नेशनल असेंबली ने किया। और इसी सब के चलते बहुत हद तक, बहुत कम समय में उन्होंने स्थिति पे इतना अच्छा कंट्रोल पा लिया कि वहाँ पे फिर तब से कोई मोनार्क बैठाया नहीं गया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो, चाहे रिपब्लिक मोनार्क, कोई भी मोनार्क हो। इतना अच्छे से उन्होंने इसको कंट्रोल किया था वहाँ की नेशनल असेंबली ने। इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्योंकि लिबरल्स जो थे वो थे मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में कौन कौन था? प्रोफेसर्स थे, बिजनेसमैन थे, तो उन सबको आइडिया था कैसे देश को किस स्थिति से
निकालना है। अब इसी के बाद एक बहुत छोटा सा एपिसोड आता है, ये आपके PYQ में पूछा जाता है हर साल। इस साल टर्म 1 टर्म 2 होगा नहीं तो इसके आने के चांसेस भी हैं थोड़े बहुत, कि व्हाट इज डिस्क्राइब सेलेसिया एपिसोड ऑफ 1845। सेलेसिया एपिसोड ऑफ 1845 को देखिए मैंने 4 पॉइंट्स में आपके लिए इधर लिख दिया है। बहुत ईजी है आप लोगों के लिए समझना, इससे ईजी नहीं बता सकता, वरना आप लोग अगर पूरा पैरा लिखना चाहते हैं तो पूरा पैरा ही लिखे, अब वो आप लोग की मर्जी। तो क्या हुआ था सिलेसिया एपिसोड में, तो ये था रिवोल्ट। व्हाट इज सिलेसिया, तो ये था रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर थे किसके द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, उनके खिलाफ। ये कब हुआ था, ये हुआ था 4 जून को दोपहर के 2 बजे, जब जो वर्कर्स थे वो मार्च करना शुरू कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशन पे। ठीक है, बहुत छोटा, इसको बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि क्या था। ये था रिवोल्ट जो कि वर्कर्स द्वारा किया गया था कॉन्ट्रैक्टर्स को। कब हुआ था, ये हुआ था 4 जून को 1845 में 2 बजे दोपहर के, जब जितने वर्कर्स थे वो सब मार्च करना शुरू कर देते हैं किसकी तरफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशन की तरफ। अब इंसिडेंट क्या था, इसमें हुआ क्या था कि जब वो मार्च करना शुरू करते हैं तो वो जितने विंडो थे ना उस मेंशन को, उन सबको तोड़ना शुरू कर देते हैं। और दरवाज़ा तोड़, उनके ग्रुप में एक दया था, उसने दरवाजे तोड़ने, यानी जो लोग शीशे तोड़ रहे थे वो शीशे तो पता है, जिन लोगों को कुछ नहीं मिला था वो दरवाजे ही तोड़ दे रहे थे। दरवाजे तोड़ के अब घर में घुस गए, तो जब वो घर में घुसे चोरी करना शुरू कर दी। देखो कॉन्ट्रैक्टर्स को पता चल गया था कि सब हमारी तरफ आए, तो सब पहले ही भाग गए थे नियर विलेज में, तो उनको जान माल का तो कोई खतरा था नहीं उस समय, तो उनका घर बार तोड़ा, लूटा पार्टी। अब उनकी डिमांड क्या थी, फालतू में तो लोग करेंगे नहीं। जैसे किसान आंदोलन का की डिमांड थी कि तीनों जो कानून है, कृषि कानून, उनको हटाओ, तो इनकी जो डिमांड थी वो थी कि हमारी वेजेस बढ़ा दो। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जब भी आप पढ़ेंगे, जो की हुई थी 1917 में, जो गांधी जी द्वारा की गई थी, उसमें भी वहाँ के वर्कर्स की डिमांड थी कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाएँ, और गांधी जी इसको करने में सक्सेसफुल हुए थे। अब इसका आउटकम क्या हुआ इस एपिसोड का, जो वीवर्स थे जब वो मार्चिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के घर की तरफ, तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, वो भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं, जो नियर विलेज होता है उनके घर से, वहाँ पे वो शेल्टर ले लेते हैं। कहाँ शेल्टर लेते हैं, नियर विलेज में। अब क्या होता है, जब वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है वहाँ के जो वर्कर्स हैं कि वो सब भाग गए, भगोड़े हैं, तो वो लोग वहाँ जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन 11 जो वर्कर्स हैं वो सब मर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ नहीं होता, जिनको पीटने आए थे, जो पीटने आए थे वही मर गए 11 लोग। कॉन्ट्रैक्टर्स जो पीटने वाले थे उनको कुछ नहीं हुआ। ये है नियति का खेल। अब इसके बाद 1848 में रेवोल्यूशन होते हैं, किसके द्वारा, लिबरल्स। कौन होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं। क्यों रेवोल्यूशन होता है, पूरी यूरोप में होता है 1848 का जो रेवोल्यूशन होता है, किस लिए होता है, टू क्रिएट नेशन स्टेट्स। कहाँ, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन फॉर एग्जांपल। हुए तो और भी था, लेकिन ये मेन 3 कंट्रीज है, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। दूसरा क्या था, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को अडॉप्ट करे वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, कोई भी रूलर है, ऑटोक्रेटिक रूल है, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को अडॉप्ट करे वहाँ पे। और फ्रीडम दे किसको, प्रेस और एसोसिएशन क्या होते हैं, जो छोटे मोटे किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी अगर प्राइवेट इंडस्ट्री या गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक छोटे मोटे एसोसिएशन बनते हैं, जो वहाँ की दिक्कतों को वहाँ के जो लीडर्स हैं उस इंडस्ट्री के वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो उन्हीं को एसोसिएशन कहते हैं। बहुत छोटे एसोसिएशन होते हैं, इनकी कोई सैलरी वैलरी होती नहीं है, ये सब काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, ये सब इनकी वफादारी होती है। अब जर्मनी में क्या होता है इस समय, जर्मनी में जो लिबरल्स होते हैं और जो मिडिल क्लास होता है, लिबरल्स और मिडिल क्लास क्या करते हैं, वो फ्रैंकफर्ट सिटी है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट सिटी में वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाते हैं। कौन, लिबरल्स और मिडिल क्लास फ्रैंकफर्ट सिटी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो सब तैयार हो जाते हैं वोट करने के लिए, किसको, ऑल जर्मन नेशन पार्टी जो वहाँ पे थी, एक अकेली पार्टी, उस सबको तैयार हो जाते हैं कि हम उसी को वोट देंगे, वही हमारे देश को बचाएगी। तो जब इन सबको वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो 831 मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के, सबको वोट देते हैं। तो वो 831 मेंबर्स मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, और ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को लेके मार्च करना शुरू कर देते हैं, किसकी तरफ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स
फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब क्या होता है, जो जब ये होता है तो जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया गया था कि जो भी क्या बताइए, जो भी क्या, तो जो भी बनेगा ना यहाँ का वो रूलर, वो पार्लियामेंट प्रिंसिपल से गवर्न किया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ का जो हेड होगा वो होगा किंग। ओके, बढ़िया बात है, पार्लियामेंट प्रिंसिपल है, कोई नहीं, लेकिन वो किसके अंडर, एक किंग, फ्रांस में भी नहीं हुआ था, लेकिन एक किंग किसके अंडर रहेगा, वो होगा पार्लियामेंट के अंदर, बट ही विल बी सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी सेज द किंग इज द हेड ऑफ द नेशन बट ही विल बी सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट, और उसको पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल द्वारा ही देश को गवर्न करना है। मतलब एक तरह से हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश में राष्ट्रपति जो है वो किंग है, उनके बिना कानून नहीं पास होता, लेकिन वो इंटरफेयर बहुत कम करते हैं किसी कानून में। और हाँ, बस आप समझ गए होंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति जिनका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, देश के किसी प्रधानमंत्री का होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया जाएगा। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जो वो वोटिंग सेलेक्ट होगा और ज़्यादातर पावर पार्लियामेंट के लोगों के पास ही रहेगी। अब भाई जब ये था तो किसी ना किसी को तो ऑफ़र करना ही था, तो आप लोग एक नाम लिखे अपनी कॉपी में जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम को ये लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं कि आप हमारे राजा। फ्रेडरिक विलियम खुश, बोला अच्छा मैं राजा, बताओ मेरा क्या क्या काम है, तो बोला आप राजा हो इस देश के, आपको पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल से इस देश को चलाना है। तो बोलता है ओके ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, देश को मैं अर्थव्यवस्था टिकूंगा, लेकिन आपको पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा। पार्लियामेंट आप सबसे बड़े नहीं है देश में, आपसे बड़ा इस देश का संसद होगा। तो बोला मैं उल्लू, तुम लोग क्या मुझे उल्लू बना रहे हो? जब मैं देश का राजा बनूंगा और मेरे पास ही पावर रहेगी तो मेरे पास क्या काम? उसने मना कर दे, उसने एक इंसान एक राजा की गद्दी को मना कर दिया, और आप देते तो आप भी मना कर देते। अरे जब मैं राजा बना तो मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं नाम का राजा बना हूँ, कोई फ़ायदा है तो नहीं इसका। उसके बाद क्या, जब इसने रिफ्यूज़ कर दिया तो भाई कौन मानता है इसको। तो उन लोगों ने फिर क्या किया, उन लोगों ने जो नेशनल असेंबली थी उसी को सारी पावर दे दी, मतलब कोई किंग नहीं। उन्होंने लाइक ये कहूँ तो उन्होंने किंग को ऐसे, जैसे जो किंग सेक्शन है इसको हटा दिया बस, कि कोई किंग नहीं होगा। अब जैसे इंडिया में था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चला था, उसमें वुमेंस के रोल थे, फ्रांस में भाई यूरोप में भी थे, वुमेंस का रोल हर रेवोल्यूशन में था, जो बहुत कम ही लिखा जाता है उनके रोल को। अब वुमेंस का क्या क्या रोल था रेवोल्यूशंस में, भाई न्यूज़पेपर फाउंड किया था, लोगों को जागरूक करने में न्यूज़पेपर बहुत काम आते हैं। एसोसिएशन जो बने थे, जो मैंने बताया था, उनके पार्ट थे लोग, और रेवोल्यूशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया मिला। मतलब जो मेंस ने किया वो भी इन्होंने भी वही किया, सेम टू सेम चीज़, पूरी सेम टू सेम चीज़ मिली। लेकिन इनको मिला क्या? ठेंगा। इनको क्या मिला? इनको मिला ठेंगा पूरे रेवोल्यूशन के बाद। क्यों? क्योंकि जब भी उस देश में, जैसे फ्रांस में पार्लियामेंट बनी, जैसे जर्मनी में पार्लियामेंट बनी, तो इन सबको पोजीशन क्या मिली? इन सबको चुनाव लड़ने का नहीं, इन सबको एक ऑब्जर्वर बनाया गया। ऑब्जर्वर क्या होता है? वो जैसे पार्लियामेंट है तो नीचे पूरी संसद चल रही है, ऊपर एक कॉलम होता है, वहाँ पर बैठाए गए लोगों को और देखते रहते हैं वो ऊपर से नीचे, अच्छा ऐसे काम करती है। तो क्या फ़ायदा था वुमेंस का इतना वो करने का? एक तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना वुमेंस का। उन्होंने इतना सारा काम किया, उनको आखिरी में क्या मिला? दे गॉट नथिंग। उनको उतना नहीं मिला जितना उन्होंने किया। अब मेकिंग ऑफ जर्मनी, आप बोलोगे कि सर आप तो बोले थे ये थोड़े, अब तुम लोग बोलोगे कि सर आप तो अगले उसमें बना पढ़ाने वाले थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं, मेकिंग ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी में यूनिफिकेशन कैसे शुरू हुई उसके बारे में। यूनिफिकेशन क्या हुई, कैसे हुई, वो सब तो अगले में, लेकिन कैसे शुरू हुई वो तो पढ़ लो। तो पोस्ट 1848 जब पूरा एज ऑफ रेवोल्यूशन निकल चुका था, 1849 ये कहो कि आने वाला था, तो लिबरल और नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी। क्यों? नेपोलियन की वजह से। नेपोलियन तो मर गया, लेकिन
नेपोलियन ने स्प्रेड तो कर दिया था ना, नेपोलियन ने नेशनलिज्म की जो भावना है वो स्प्रेड कर दी थी ना। आपने पढ़ी ना, नेपोलियन भी तो नेशनलिस्ट था, तो उसने तो अपनी आर्मी द्वारा भावना स्प्रेड कर दी थी। तब इससे क्या हुआ, कंजर्वेटिव स्प्रेड। अब भाई जब नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की भावना स्प्रेड होने लगी तो जाहिर है लोग रेवोल्यूशन करेंगे। रेवोल्यूशन किया तो कंजर्वेटिव ने क्या किया, सप्रेस करना शुरू किया। किसको, जो लिबरल्स हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनको कैसे मिलिट्री से, कैसे जो मोनार्की थी वो मिलिट्री से, ये जो मोनार्की थे वो मिलिट्री द्वारा इनको सप्रेस करने लगी, उनको लिबरल्स को। क्यों? क्योंकि वो नेशनलिज्म की भावना में बिलीव करते, जो कंजर्वेटिव्स के लिए गलत थी। अब 1815 और 1848 में कहा जाता है कि काहे क्वेश्चन बनता है छोटा सा शॉर्ट 2 मार्क्स का, कि क्यों जब सबका रेवोल्यूशन चल रहा था और नेशनलिस्ट की भावना फैली रही थी जर्मनी में, तो यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्लो क्यों पड़ गया पूरी जर्मनी में। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किसी भी चीज़ को ख़राब करना है ना तो उसको राजनीतिक तौर पे देखो, तो अपनी चीज़ अपने आप ख़राब हो जाएगी। फिर ऑस्ट्रिया का इंटरफेरेंस क्यों? क्योंकि मिलिट्री वीक थी उस समय जर्मनी की, तो इसलिए ऑस्ट्रिया भी इंटरफेरेंस करता था, जिसकी वजह से वहाँ की जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है उसको डीले करता रहा। अच्छा एक आपको बताता हूँ, मैंने आपको बोला था कि एक बार बीच में क्या हुआ था कि कंजर्वेटिव लिबरल्स को जैसे वो करने लगे थे। तो जब ये जर्मनी में हो रहा था, बार बार लिबरल्स बढ़ रहे थे, तो ये सब, तो कंजर्वेटिव सोचा यार बार बार, एक तो हमारी गवर्नमेंट है, हम बार बार सप्रेस करें, फिर से ये रिवोल्ट कर रहे हैं, फिर हम सप्रेस, फिर रिवोल्ट, फिर सप्रेस, फिर रिवोल्ट, फिर सप्रेस, फिर रिवोल्ट, चेन बनती जा रही है, चेन, हमारा पैसा खर्च हो रहा है, हमारी वेल्थ खर्च हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि आओ चलो लिबरल्स को सपोर्ट, जो लिबरलिज्म है उनको सपोर्ट करते हैं, कंजर्वेटिव जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सप्रेस नहीं करते हैं, उनका साथ देते हैं और एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम भी बना लें तो सहयोग देते हैं। तो ऐसा बीच में हुआ था कि कंजर्वेटिव्स भी सपोर्ट करना लगे थे। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है, एज ऑफ रेवोल्यूशन वाला, ये पार्ट आपका ख़त्म होता है। अब जो अगला पार्ट है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटिश स्टेट्स ऑफ ब्रिटेन, विजुलाइजिंग अ नेशन एंड नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म। ये बहुत छोटा टॉपिक, ये सब आपके 10-12 पेज के होंगे बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो कि आएगा परसों या नरसों 30-31 तक आएगा। और बाकी कुछ कमेंट में और चीज़ चाहिए, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन और चाहिए तो बता दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।